बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। बेटा आज हम उर्दू का जमात नाहम का सबक नंबर 6 पंचायत का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सबक पंचायत का हिस्सा अव्वल किया था, जिसमें हमने सफ़ा नंबर 36, 37 और 38 की हमने तशरीह की थी। आज हम उसका बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं, जो कि आपका सबक पंचायत, जो कि लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद, इनके बारे में पहले डिटेल्ड मैंने आपको जो है वो सारा तारुफ दिया था। आज मुख्तसरन इसका बता देती हूँ मैं आपको। नाम इनका जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। उम्र 56 साल थी। मुकामी नाम जो था आपका वो धनपत राय श्रीवास्तव। पैदाइश आपकी 31 जुलाई 1880 में हुई और जाए पैदाइश आपकी जो थी मलही, शुमाल मगरबी सूबा बरतानवी हिंद का। आपने 8 अक्टूबर 1936 में वफ़ात पाई। पेशे के एतबार से आप नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं और इंशाइया निगार हैं। आपकी ज़ुबान जो है वो उर्दू और हिंदी दोनों पर आपको दस्तरस हासिल थी। कौमियत आपकी बरतानवी हिंद की थी। शरीक हयात यानी जिनसे आपकी शादी हुई शिवा रानी देवी। औलाद आपकी जो है वो 3 औलादें जो हैं जिनका जिक्र मिलता है, सिरीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। जी बेटा, अब हम सफ़ा नंबर 39 के मुश्किल अल्फाज के मायने और सबक की तफहीम करेंगे। बेटा ये जो आपका सबक है पंचायत, बेटा ये मुंशी प्रेमचंद की का जो लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद की जो तहरीरें हैं उनकी बुनियाद माशरती मसाइल, माशरती ज़िंदगी के नफ्सियाती मुताले और मुशाहदे पर है। उनके अफसानों का मौजू हमारे मुआशरे के निचले तबके की ज़िंदगी और मसाइल हैं। ख़ुसूसन किसानों और मज़दूरों की ज़िंदगी की नाहमवारियों को उन्होंने बयान किया है। उनके अफसानों में नेकी जो है वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी पर गालिब रहती है। शामिल निसाब जो अफसाना है ये इसकी उम्दा मिसाल है। इस कहानी में मुसन्निफ़ ने देहाती ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी की है, जहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों रिश्ते दयानतदारी से निभाए जाते हैं। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी जो हैं ये इस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, मगर इंसाफ और ईमान दोस्ती के रिश्ते पर गालिब आया। शेख जुम्मन ने जब इंसाफ की बुनियाद पर फैसला अलगू चौधरी के ख़िलाफ़ दिया तो नतीजा क्या निकला कि दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में बदल गई। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इंसाफ की बुनियाद पर दुश्मनी दोबारा दोस्ती में बदल गई। बेटा इससे पहले जो हमने पढ़ा है मैं मुख्तसरन आपको थोड़ा सा उसका बता दूं कि शेख जुम्मन की बूढ़ी खाला की और उसकी जिद्दोजहद का जिक्र किया गया है, जो उसने इंसाफ के हुसूल के लिए की थी। दरअसल ज़मीन हथियाने के बाद जब शेख जुम्मन ने अपनी बूढ़ी खाला और इसकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया तो उसने फिर इंसाफ के हसूल के लिए अपना मसला पंचायत के सामने पेश करने का सोचा। इस मकसद के लिए वो कई दिन तक अपने और आसपास के गांव के चक्कर लगाती रही ताकि लोगों को अपनी मजलूमियत से आगाह कर सके। बकौल शायर वो कहते हैं ना कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामशी भी हुई तो पुश्त पनाही की तरह। तो मुसन्निफ बेटा कहते हैं कि जो बूढ़ी खाला थी उनकी कमर जो थी वो झुककर कमान हो गई, बुढ़ापे की वजह से चलना भी मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपना मामला जो था वो पंचायत में लेकर गई। वहाँ फिर उसने जो एक अपना पंच जो मुकर्रर किया था, उसने अलगू चौधरी को पंच मुकर्रर किया। लेकिन जुम्मन जो थे वो मुतमईन थे, उनको था कि अलगू जो है वो उनका दोस्त है तो कभी भी उनके खिलाफ फैसला नहीं देगा। और इसके अलावा उनको गांव के तमाम लोगों पर भी भरोसा था, क्योंकि इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे सब में जो है वो अलगू चौधरी के जो है वो सब लोगों पर एहसान थे। तो यही वजह है कि अलगू जो थे उनके पंच मुकर्रर होने के बावजूद भी जुम्मन बहुत मुतमईन थे। उनको था कि कोई भी उनके साथ जो है वो इस तरह का फैसला नहीं होगा जो उनके खिलाफ जाए। जी बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अलगू ने जब खाला की सारी रुदात सुनी है, खाला की सारी दास्तान सुनी है, तो उसने फिर जुम्मन से कहा कि खाला ने तो अपना बता दिया है, लिहाजा अब तुम भी अपने बारे में बता दो कि तुम्हारा क्या कहना है।
तो जुम्मन जो है वो फिर बताता है कि खाला जब से मेरे पास हैं मैंने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी हर तरह से मैंने उनका ख्याल रखा है। यानी उसके कहने के मुताबिक कि ये खाला की जो उनका तकाजा है, जो उनकी मांग है वो बेबुनियाद है। तो उसका ये कहना था कि हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है। औरतों में अनबन रहना यानी मामूली झगड़ा, नाराज़गी। तो उसका ये कहना था कि औरतों में ज़रा झगड़ा तकरार चलती रहती है, और ये घरों की आम घरों में ये सारा सिलसिला चलता है कि जहाँ दो औरतें होती हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा तो मामूल की बात है। तो लिहाजा इसमें मैं मजबूर हूँ, यानी औरतों की तो आदत ही होती है। लेकिन अगर खाला कहती हैं कि मैं माहवार उनको रुपया दूँ तो ये मेरे बस से बाहर है, काबू से बाहर है, यानी मेरी ताकत नहीं है, यानी मैं माहाना खर्चा नहीं दे सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्योंकि उसका कहना था कि जो खेतों की हालत है वो किसी से छुपी नहीं, यानी उसका कहना था कि जो फसलों से कमाई हासिल होती है वो सबके सामने है, यानी मेरी फसलों की हालत सबके सामने है। अगर बहुत अच्छी फसलें हों तो ही वो अच्छी आमदन देती हैं, जबकि मेरी फसलों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो यही वजह है कि सबके सामने है, यानी फसलों से जो कमाई है वो ना होने के बराबर है। तो इसके बावजूद आगे जो पंच यानी जो मुंसिफ हैं, जो भी फैसला करें उनका हुक्म सर और माथे पर है। सर और माथे पर है, यानी मुझे बिल्कुल कबूल है, मैं उसमें कुछ भी जो है वो पसोपेश नहीं करूँगा। जो भी पंच फैसला करेंगे मैं उसको दिल से कबूल करूँगा। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। आए दिन यानी आए रोज़, अदालत से वास्ता रहना यानी अदालत में कोई ना कोई काम पड़ा रहना। यानी अलगू जो थे, चूँकि वो कानूनी आदमी थे, यानी कानून की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनके काम ऐसे थे कि अक्सर उनको अदालतों में जाना पड़ता था, तो वो जो दाव पेच होते हैं वो उनसे भी थोड़े वाकिफ़ थे। तो यही वजह है कि फिर वो उन्हीं के अंदाज में जुम्मन से जरा करने लगे। जरा यानी बहस करने लगे, उनसे छानबीन करने लगे, पूछ गिछ करने लगे। अब उनका पूछा गया जो सवाल था, एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की ज़रब की तरह लगता था। हथौड़े की ज़रब की तरह लगना यानी इससे बज़ाहिर मुराद शदीद चोट लगना, लेकिन इसका मतलब कि उनको बहुत बुरा लग रहा था। उनको ज़हनी तौर पर ये बहुत उनके लिए तकलीफ़ दे बात थी कि जिस तरह से वो सवाल कर रहे थे। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई, यानी वो बहुत परेशान थे कि अलगू जो हैं उनको आखिर हुआ क्या है। यानी अलगू तो उनके बहुत गहरे दोस्त थे, वो तो उनकी हर तरह से उनका साथ देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलगू ने उनका साथ ना दिया हो। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया अलगू को कि मेरी दोस्ती को निभाने की बजाय यानी मुझे नुकसान पहुंचाने पर तैयार हैं। यानी ऐसा क्या हो गया कि एकदम उनकी हालत बदल गई है, यानी वो जड़ खोदने पर यानी बुनियाद ख़त्म करने पर, नुकसान पहुंचाने पर वो आमादा हैं। तो वो कहते हैं कि ये अच्छी दोस्ती निभाई, यानी दोस्ती के नित तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए। तो अब ये उनके दिल में एक गुस्सा चल रहा था। जरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फ़ैसला सुनाया, यानी जैसे ही सवाल जवाब ख़त्म हुए, यानी अलगू जो थे उन्होंने भरपूर अंदाज में जब उनसे सवाल जवाब कर लिए तो उन्होंने फिर फ़ैसला सुनाया, यानी अपना उनका जो एक फ़ैसला था सारी दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद। तो उनका जो लहजा था उस वक्त नहायत संगीन और तहकुमाना था। संगीन लहजा यानी लहजे में शिद्दत होना, सख्ती होना, तहकुमाना यानी हुक्म देने वाला अंदाज़। तो उन्होंने शेख जुम्मन से जो है वो इस लहजे में बात करते हुए कहा कि शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया, ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। यानी हमने बड़ा हर तरह से यानी हर पहलू पर हमने गौर किया है और हमें ये बात वाज़े होती है कि तुम्हारी तरफ से वाज़े ज़्यादती जो है वो सामने आ रही है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है, यानी तुम्हारे कहने के मुताबिक कि खेतों से कोई आमदन नहीं होती, जबकि खेतों से माकूल जो है वो नफ़ा हो रहा है, यानी बहुत मुनासिब जो है वो आमदन हो रही है। यानी ऐसा नहीं है कि तुम दोनों के अखराजात पूरे ना कर सको, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि खालाजान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो। यानी तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी को भी अलग से ख़र्च दो और खालाजान को भी अलग से ख़र्च दो। उनके माहाना जो है वो अखराजात का ख्याल करते हुए एक महीने में यानी रोज़ाना का खाना पीना, कपड़ा जूता पहनना ओढ़ना, हर लिहाज से उनके जो अखराजात बनते हैं एक महीने के, उनका तुम इंतज़ाम करो। यानी उनके लिए वो उसका जो इंतज़ाम करो और उन्हें दो। इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं, यानी और कोई शक्ल नहीं है कि तुम्हें जो है वो अगर ये हिबानामा मंजूर नहीं, तुम्हें अगर ये हमारी बात मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। यानी अगर तुम्हें ये बात हमारी मंजूर नहीं है
तो ये जो जायदाद का जो हिबानामा हुआ है खाला की जायदाद का, तो ये मनसूख हो जाएगा, यानी इकरारनामा मनसूख हो जाएगा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और जायदाद दोबारा खाला के पास चली जाएगी। अब ये बात जुम्मन के लिए काबिल कबूल ना थी। उसने जब ये फ़ैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। सन्नाटे में आना यानी सकते में आ जाना, हैरान हो जाना। वो बहुत ज़्यादा जुम्मन हैरान हो गया एकदम, तो वो ऐसा सकते में आ गया कि वो हरकत करने के काबिल न रहा। फिर उसके बाद अहबाब से कहने लगा, अहबाब से यानी दोस्तों से, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। यानी अब वो दोस्ती के ख़िलाफ़ होना शुरू हुआ। उसने कहा कि मतलब मैं चूँकि इस पर बहुत भरोसा करता था, बहुत मैं अलगू का साथ देता था, हर मामले में मैंने इसका साथ दिया। तो आजकल का ज़माना ऐसा ही है कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपका यकीन तोड़ देता है, वही आपका भरोसा तोड़ देता है। तो ऐसे में यानी यूँ है कि ये गर्दन पर छुरी फेरने से मुराद है नुकसान पहुँचाना। तो कहते हैं कि जिस पर भरोसा किया जाए वही नुकसान पहुँचा देता है। अब ये फ़ैसला जो था, इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। यानी जो जड़ हिलाना यानी बुनियाद खोखली कर देना। तनावर दरख्त, तनावर यानी मजबूत दरख्त, हक का एक झोंका भी ना सहज सका। हक यानी सच, झोंका यानी हवा की एक लहर। यानी इससे मुराद ये है कि तनावर दरख्त हक का एक झोंका ना सह सका। यानी पंचायत जो है ये हक की दलील होती है और पंचायत का फ़ैसला हक का फ़ैसला होता है। तो मुसन्निफ़ कहता है कि अलगू और जुम्मन की दोस्ती जो थी वो हक का एक भी फ़ैसला बर्दाश्त ना कर सकी और दोस्ती ख़त्म हो गई। यानी जहाँ बात सच्चाई की आई तो वहाँ पे दोस्ती ही ख़त्म हो गई। हालांकि जो हमारा इस्लाम हमें कहता है हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन जब बात आ जाती है ज़ाती शख्सियत पे तो फिर इंसान सच और हक को भी भूल जाता है। तो उस तरह से फिर नतीजा ये निकला उनका कि उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई। वो अब भी मिलते थे मगर तीर और सिपर की तरह। यानी कहते हैं कि बज़ाहिर तो वो मिलते थे, लेकिन क्या कैफियत थी कि तीर और ढाल की तरह, मुखालिफों की तरह। तीर और ढाल यानी तीर और ढाल से मुराद है, यानी तीर जो है और उनका जो है वो बज़ाहिर आपस में जो है कि ताल्लुक़ भी होता है, लेकिन वो मुखालिफ होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि तीर जो है, ढाल जो होती है तीर को दूसरी तरफ जाने नहीं देती। तो यानी मुखालिफों की तरह, दुश्मनों की तरह। तो जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था। यानी हर लम्हा अब जुम्मन के दिल में यही बात चलती रहती, दिन रात यही ख्याल उसके दिल में रहता कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यानी उसने मेरे साथ गद्दारी की है, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब उसके दिल में ये बात चलती रहती थी। यानी वो ये नहीं सोचता था कि अलगू ने जो फ़ैसला किया वो हक पर मबनी है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ ये आता था कि दोस्त ने गद्दारी की। अब उसके दिल में इंतकाम की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। इंतकाम यानी बदले की ख्वाहिश। अब उसके इंतकाम की जो ख्वाहिश थी वो चैन ना लेने देती, यानी आराम से ना बैठने देती थी। यानी उसके दिल में ये चीज़ चलती रहती तो उसको सुकून नहीं था, आराम नहीं था, दिली तौर पर वो इत्मीनान में ना था। अब उसके दिल में यही चलता रहता था कि कुछ ऐसा हो कि मैं इससे बदला ले सकूं। तो इसका मौका भी कहते हैं कि खुशकिस्मती से उसे जल्द ही मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गवैयाँ माल लाए थे। तो पिछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्ब जवार से लोग उन्हें देखने आते रहे। अब वो ये बताते हैं कि जो उनकी एक ख्वाहिश थी वो भी जल्द पूरी हो गई। यानी अलगू जो थे मेले से बैलों की कच्ची गवैयाँ माल जो लाए थे। गवैयाँ का बेटा लफ्सी मतलब होता है, लफ्सी मायनी सहेली, हम उम्र और हम जलीस लड़की। लेकिन यहाँ इससे जो मुराद है वो अच्छी नस्ल की जोड़ी, यानी एक हल में जोते हुए दो बैल। पिछाई नस्ल बैलों की एक आला किस्म का नाम है, जैसे हमारे यहाँ विलायती बैल, धनी का बैल, यानी इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत इतने वो बैल जो थे वो खूबसूरत थे, यानी बहुत उम्दा बैल थे, आला नस्ल के बैल थे। तो इसका जो चर्चा था वो दूर दूर तक होने लगा। सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के गांव में भी इनका चर्चा हुआ बैलों का। तो यही वजह है कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आते रहे। अब खुशकिस्मती थी जुम्मन की कि इस पंचायत के 1 महीने के बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेकोबद देखता है।
यानी जुम्मन जो था उसको अब ये फौरी तौर पर हुआ कि ये अलगू के साथ ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके जहन में तो ये हक और सच वाली बात ही नहीं थी। उसको तो ये था कि अलगू ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो जब दोस्तों के साथ गद्दारी की जाती है तो नतीजा अच्छा नहीं निकलता। यानी मैंने तो सब्र कर लिया, यानी इंसान सब्र कर लेता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अच्छा और बुरा देख रहा है। तो लिहाजा उसको ये जो बैल जो मरना है बैल का, ये उसको इसके धोखे की सज़ा मिली है, यानी धोखाबाजी की सज़ा मिली है। इसके बरक्स जो अलगू थे उनको अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया है। यानी अब जुम्मन के दिल में भी ये ख्याल था कि चूँकि अलगू जो है वो चैन से नहीं बैठ रहे, अलगू जो है उनके दिल में ये चीज़ चल रही है, तो उनको था कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है ताकि मुझे भी नुकसान पहुंच सके। यानी मैंने उसके बरखिलाफ़ फैसला दिया था, तो लिहाजा जुम्मन जो है वो अपना बदला ले रहा है। इसके बरक्स चौधराइन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है। यानी चौधराइन जो थी वो पुराने ख्यालात की मालिक थीं, उनको यही था कि इस पर कोई जादू टोना करवा दिया गया है। तो यही वजह है कि बैल जादू टोने की नज़र हो गया और एक बैल जो है वो मर गया। अब चौधराइन और फहमीन में एक दिन ज़ोर शोर से ठिनी, यानी ज़ोर शोर से लड़ाई होने लगी। यानी एक दिन दोनों का आमना सामना हुआ, तो दोनों जो है वो लड़ाई उनकी आपस में शुरू हो गई। दोनों ख़वातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी। रवानी बयान यानी बयान की रवानी, इससे मुराद खूब बोलना। यानी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने गाली गलोच से काम लिया, बहुत ज़्यादा बातें की एक दूसरे को, दिल के अंदर जो जो भड़ास थी वो सारी निकाली उन्होंने। तशबीहात ये बेटा तशबीह की जमा, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मिसल करार देना। तो इस्तारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस्तारा यानी उधार लेना। इस लफ्ज़ का हकीकी मायने यानी किसी भी लफ्ज़ का हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल करना। तो अब यानी उन्होंने खूब एक दूसरे को लगा लगा के बातें की, इशारों में, किनायों में। तो बारे जुम्मन ने आग बुझा दी, यानी जुम्मन जो है वो वहाँ मौजूद था, तो उसने जो है वो उसको इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की, यानी मामला ठंडा करवा दिया। बीवी को डांटा, यानी बीवी को डांट डपट कर रिज़म का से ले गया, यानी मैदान जंग से ले गया। रिज़म का कहते हैं मैदान जंग को, तो वहाँ से उसे ले गया। उधर अलगू चौधरी ने भी अपने डंडे से चौधराइन की शीरीं बयानी की दाद दी। यानी उसने भी जो है वो मुसन्निफ़ यहाँ तंज़िया अंदाज में जो है वो कह रहा है, शीरीं बयानी जो है ना, इसका यहाँ पे तंज़िया अंदाज में कहा गया है। बज़ाहिर तो शीरीं बयानी होता है मीठी गुफ्तगू, दाद देना यानी तारीफ़ करना, लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है, मुसन्निफ़ तंज़िया अंदाज में कह रहा है कि अलगू चौधरी ने चौधराइन के गालियाँ बकने की दाद जो थी वो डंडे से मुरम्मत करके दी, यानी उसको पीटा। अब एक बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई। अब जो था देखा जाए तो अलगू जो है वो एक बैल को वो कैसे जोत लेता हल में। अब उसके साथ वो उसका जोड़ा ढूंढ रहा था कि उसी की नस्ल का कोई मिल जाए तो वो उसके साथ उसको लगाए, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उसका जोड़ा ना मिला। नाचार यानी आखिरकार, मजबूरन, ना चाहते हुए फिर उसने मशवरा किया, यानी सलाह की कि इसको फ़रोख्त कर दिया जाए, यानी मशवरा किया कि इसको फ़रोख्त कर दिया जाए, बेच दिया जाए। तो गांव में एक समझू सेठ थे, यानी एक गांव में एक सेठ थे जिनका नाम समझू था। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। यक्का जो होता है ये एक किस्म की गाड़ी जिसे बैल या घोड़ा खींचता है। यक्का गाड़ी चलाते यानी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी चलाते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, यानी उस गाड़ी के ऊपर जो थे वो बैलगाड़ी जो उनकी थी उसके ऊपर वो घी लेकर जाते और गुड़ लेकर जाते गांव से, और फिर मंडी से तेल नमक लाद कर लाते। यानी गुड़ और घी जो है वो यहाँ से ले जाते और मंडी में ले जाके बेच देते, और वहाँ से मंडी से तेल और नमक लाते थे। चूँकि तेल और नमक गांव की पैदावार ना थी, गुड़ और घी जो है ये गांव की पैदावार थी, तो गांव से वो ले जाते, उसको बेचते और मंडी से फिर नमक और तेल लाद कर लाते और गांव में फिर बेचते थे। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, यानी उन्होंने जब इस बैल को देखा तो उन्हें ये बैल बहुत पसंद आया। ये बैल देखकर उनकी तबीयत खुश हो गई और उन्होंने सोचा कि इसे ले लूं, यानी इसे ख़रीद लूं। तो उन्होंने बात भी की और फिर दाम के लिए यानी कीमत देने के लिए 1 महीने का वादा हुआ कि कीमत जो है वो 1 माह के बाद अदा की जाएगी। चौधरी जो थे वो भी गर्जमंद थे, यानी उनकी ज़रूरत थी। इस वक्त हालात ऐसे थे कि वो अब बैल उनके काम का भी नहीं था, लिहाजा उन्होंने घाटे की यानी नुकसान की भी परवाह ना की, यानी जिस जो है वो कीमत पर जो ख़रीदा था उससे कम कीमत पर भी वो बैल जो है वो फ़रोख्त करने को तैयार हो गए थे। और 1 महीने के बाद भी उसकी कीमत अगर मिल रही है तो उनको जो है इस पर भी कोई इन्होंने परवाह ना की। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, 1 महीने के बाद ही हम ले लेंगे। अब समझू जो थे उन्होंने जब नया बैल पाया तो पाँव फैलाए,
यानी उन्होंने बहुत लालच किया, पाँव फैलाना यानी लालच करना। तो यानी नया बैल मिलने पर कारोबार को वसी किया उन्होंने। कारोबार वसी करते हुए यानी इसका ये बेटा ये भी मतलब हो सकता है कि नया बैल मिलने पर बेफिक्र हो जाना, यानी उनको लगा कि ये बैल जो है वो तो खूब ताकतवर है और बेफिक्र हो गए कि ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम भी इससे लिया जा सकता है। लिहाजा क्या करते कि दिन में 3-3, 4-4 खेवे करते यानी चक्कर लगाते, तो फेरे ले भरते उसके, यानी लाना ले जाना, फिर लाना, फिर लेके जाना। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से मतलब था। यानी वो उसके ना तो खाने पीने का कोई फिक्र कर रहे थे, सिर्फ उन्हें अगर फिक्र थी तो चक्कर लगाने से कि मंडी ले जाना और वहाँ से ले आना। तो लिहाजा जब मंडी उनको लेकर गए तो वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया। यानी सूखा भूस डालना यानी भूस कहते हैं भूसा या तोड़ी, यानी इस तरह का जो सूखा चारा वो डाल देते उनको। और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता कि फिर जोत दिया, यानी अभी उस बेचारे को दम भी ना वो लेता था, यानी थोड़ा सा सस्ताता भी ना था, थोड़ा सा आराम भी ना करता था कि उसको फिर जो है वो जोत देते थे, यानी फिर उससे काम लेना शुरू कर देते थे। जी बेटा, ये हमारा सफ़ा नंबर 39 जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 40 पे चलते हैं। महीने भर में बेचारे का कुछ उम्र निकल गया, यानी अभी उस बैल को एक ही महीना हुआ था काम करते हुए कि उस बेचारे का कुछ उम्र निकलना, यानी थक कर चूर होना, तबाह हो जाना। यके का जुआ, यानी वो जो जुआ कहते हैं, वो लकड़ी या जो हल चलाते वक्त गाड़ी खींचते वक्त बैल के कांधे पर रखी जाती है, यानी जिसमें बैल जोता जाता है। तो वो जब जैसे ही बैल बेचारा उसको देखता तो उसका हाव छूट जाता यानी हौसला टूट जाता। बैल जो था वो देखते ही उसको घबरा जाता, परेशान हो जाता। एक एक कदम चलना दूभर था, यानी उसके लिए अब जो है वो एक एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। हड्डियाँ निकल आई थी, यानी वो बैल जो कि अच्छा खासा सेहतमंद तनुमंद बैल था, तो काम दिन भर ऐसे काम लेने से नतीजा ये निकला कि उसकी हड्डियाँ निकल आई, यानी वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। लेकिन असील जानवर मार की ताब न थी। असील यानी शरीफ या ताबेदार, मार की ताब न थी यानी मार बर्दाश्त करने की ताकत न थी। यानी वो ऐसा असील जानवर था, यानी वो शरीफ जानवर था कि वो अगर उसको मारा पीटा जाता तो वो बर्दाश्त न कर पाता। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दूना बोझ लादा, दूना यानी दूना बोझ लादा, यानी 2 गुना वजन जो था उस पर लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे, यानी अब वो जानवर जब दिन भर का थक चुका था, बड़ी मुश्किल से बेचारा जो है वो पैर उठा रहा था, बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था। तो इस पर जो है वो सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, यानी जब उसका चलना मुश्किल हो रहा था उससे, उसकी रफ्तार आहिस्ता होने पर सेठ जी ने यानी चाबुक से मारना शुरू कर दिया। बैल जिगर तोड़कर चला, जिगर तोड़कर यानी बहुत ज़ोर लगाकर, दिल हार कर, यानी आखिरी कोशिश के तौर पर उसने जब वो कोशिश की कि पूरा ज़ोर लगा के उसने आखिरी कोशिश की कि मैं ज़ोर लगा के चलूँ, क्योंकि मार खाना उसके लिए जो है वो काबिल बर्दाश्त ना था। तो लिहाजा उसने जी तोड़ कोशिश की, यानी पूरा ज़ोर लगा के उसने चलने की कोशिश की। कुछ दूर दौड़ा, यानी कुछ फासला तक चला या दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले, यानी उसने चाहा कि ज़रा आराम कर ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। सेठ जी को फिक्र थी कि घर पहुंचना है और बैल जो है चूँकि वो बहुत तेज़ी से चल नहीं रहा था, तो लिहाजा उन्होंने बगैर तरस खाते हुए उसे मारना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। यानी उसने कोशिश तो की फिर चलने की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई और आखिरकार वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, यानी वो गिरकर मर गया। यानी उसके अंदर इतनी हिम्मत ही ना थी कि वो इतनी मार खा सकता, लिहाजा वो गिरकर मर गया। अब कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के डिब्बे जो है वो बेचे थे, यानी कनस्तर कहते हैं जो घी के डिब्बे होते हैं, तो उन्होंने चूँकि कई जो है वो बेचे थे, लिहाजा 200-400 रुपये जो थे वो उनकी कमर में बंधे हुए थे जो उन्होंने कमाए थे बेचने के बाद। तो इस वक्त जो है हालत ऐसी थी कि गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अब वो छोड़कर भी जा नहीं सकते थे, लिहाजा वो गाड़ी पर लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। रत जगा करना यानी रात भर जागना, रात भर जागने का गुजारा कर लिया, यानी अब चूँकि वहीं पे रहना है, मजबूरी है, कुछ और उन्हें मदद नहीं मिल सकती जब तक, तो तब तक के लिए उनको मुश्किल था कि रात के वक्त जो किसी का आना भी मुमकिन नहीं था उस तरफ। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि चूँकि पैसे भी पास हैं और चीज़ें भी हैं, लिहाजा जो है वो उनको छोड़कर भी नहीं जा सकते, तो लिहाजा गाड़ी पर वहीं लेट गए और रात भर जागने का इरादा कर लिया। और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे, यानी दिल को तसल्ली देते रहे,
फिर इसी दौरान उन्होंने हुक्का भी पिया, गाने शाने गाए, फिर हुक्का पिया, फिर आग जलाई, तापा, यानी तापना यानी आग को तापना, इससे मुराद है कि सर्दी जो महसूस हो रही थी तो आग के ऊपर हाथ सेंके उन्होंने। अपनी दानिश में यानी अपनी समझ बूझ में तो वो जागते ही रहे, यानी कोशिश करते रहे जागने की, लेकिन आखिरकार उनकी कहीं आंख लगी, उन्हें एहसास ना हुआ और उनकी आंख लगी। मगर जब पो फटी यानी सुबह हुई, सुबह की रोशनी नमूदार हुई। पो फटना बेटा कहते हैं कि सुबह से पहले मशरिक की तरफ से जो रोशनी जाहिर होना शुरू हो जाती है उसे पो फटना कहते हैं। चौंके यानी होशियार हुए और कमर पर हाथ रखा तो थैली निदारत, यानी जब उन्होंने कमर पर हाथ रखकर चेक किया तो देखा कि थैली जो थी वो गायब थी। इस पर कलेजा सन से हो गया, कलेजा सन से होना यानी होश उड़ जाना। कमर टिटोली यानी कमर को हाथ के साथ जो वो कमर पर हाथ फेर कर उसे जब देखा तो थैली का पता ना था, यानी थैली गायब थी। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे। सुबह को बहजार खराबी घर पहुंचे, यानी देखा जब घबरा कर इधर उधर के कमर से थैली ही सिर्फ गायब नहीं है बल्कि तेल के कई कनस्तर भी गायब हैं। अब क्या हो सकता था, लिहाजा वो रंजो गम से जो है वो उनकी हालत ख़राब होने लगी और सुबह के वक्त बड़ी मुश्किल से काफ़ी ख़राब हालत के साथ जो है वो घर पहुँचे। अब जैसे ही सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा यानी दर्दनाक हादसा या वाक़या सुना तो जो है वो उन्होंने काफ़ी इस पर जो है वो इजहार किया, यानी छाती पीट ली। इससे मुराद ये है कि शदीद रंजो अलम में अफसोस का इजहार जो है वो करना, यानी औरत जो है वो अमूमन मर्द जो है वो सर पर हाथ मार कर करता है इस तरह का इजहार, जबकि औरत शदीद रंजो अलम के इजहार जो है वो अफसोस की सूरत में छाती पीट कर करती है। तो लिहाजा उसने जो है वो छाती पीट ली, यानी खूब इस तरह का इजहार किया। यानी इसलिए मुसन्निफ ने यहाँ पे बेटा समझो सेठ के लिए सर पीटना का मुहावरा और सेठानी के लिए छाती पीटना का मुहावरा जो है इस्तेमाल किया है। पहले तो खूब रोई, यानी जो है अफसोस तो था ही, दुख भी था, लिहाजा रोना आ गया और रोने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने उनके जहन में जो है वो जाने लगी ये बात कि ये अलगू जो है वो यकीनन उसका इसमें कोई हाथ है, लिहाजा जो है वो अलगू को गालियाँ देने लगी, अलगू को बुरा भला कहने लगी। हिफ्से मातकद्दुम की सूझी, हिफ्से मातकद्दुम की सूझी यानी उन्हें जो है वो एहसास होने लगा कि वक्त से पहले जो है वो बचाव की तदबीर कर ली जाए, यानी इन्हें देना तो पड़ेगा ही कि इसकी जो कीमत है वो तो देनी ही है। अब बैल मर गया तो लिहाजा उन्होंने इससे पहले ही सोचना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा हो कि उन्हें बैल की कीमत यूं ना देनी पड़े, क्योंकि अब तो बैल भी मर गया, हासिल भी कुछ नहीं होगा और जो कुछ पास था वो भी चला गया। तो उन्होंने कोशिश की कि कुछ ऐसा हो कि पहले से ही हम ऐसा कुछ सोच लें कि इसकी कीमत ना देनी पड़े। अब उन्होंने कहा कि जिन निगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, यानी उन्होंने बैल को मनहूस करार दे दिया, यानी बैल मनहूस है तो इसी की मनहूसियत की वजह से एक बैल भी मर गया पहला। और जो है वो निगोड़ा कहते हैं बेटा निकम्मे को, बदबख्त को, मनहूस या फिर उजड़ा हुआ, यानी मनहूस कहते हैं नहूसत का मारा, बदबख्त तो कहते हैं कि ऐसा मनहूस बैल था कि ज़िंदगी भर की कमाई जो थी वो हमारी लुट गई, ख़त्म हो गई। अब इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब भी अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झिल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। झिल्लाए हुए यानी गुस्से में आए हुए, चढ़ दौड़ना, हमला कर देना, यानी वो बजाय इसके कि वो इस बात को मानते, वो ऐसे कुत्तों की तरह जो कि शदीद गुस्से के आलम में हो तो वो उन पर ही उल्टा हमला कर देते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, यानी हमें धोखा दिया। आँख में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखों में मट्टी डालना। तो कहते हैं कि मरा हुआ बैल गले बांध दिया, यानी हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया, यानी ज़बरदस्ती दिया, यानी हम तो इतना ख़रीदने के हक़ में नहीं थे लेकिन इन्होंने ज़ोर डालकर हमें वो बैल दे दिया। तो कहते हैं कि सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल के ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फ़याज़ाना फ़ैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। फ़याज़ाना फ़ैसला यानी जिसमें सखावत का उनसर पाया जाए, कदरदान यानी कदर करने वाले, यानी ऐसे लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि देखकर सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हैं। तो लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की और जो है वो दाद दी कि वाकई जो सेठ साहब हैं ये तो बड़े खुले दिल के मालिक हैं और उन्होंने इनका बैल तो इन्होंने 1 महीना इस्तेमाल किया था जबकि ये 2 महीने के लिए अपना बैल दे रहे हैं, तो लिहाजा बड़ा अच्छा इनका फ़ैसला है।
अब इस तरह की जो झड़प यानी झगड़ा सुनकर, लड़ाई सुनकर जो है चौधरी अलगू चौधरी जो थे वो वापस लौट आते थे, यानी वापस आ जाते थे। मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। यानी अब 150 रुपया है, वो उस वक्त के दौर में बेटा ये रकम अच्छी खासी बड़ी रकम थी, तो इस तरह से रकम से हाथ धो लेना भी कोई आसान ना था, यानी छोड़ देना आसान ना था। एक बार वो बिगड़े भी, यानी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो सख्त नाराज़ हुए, गुस्से में भी आ गए। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठ जी जो है वो उनकी इस तरह से बात करने पर खूब गुस्से हुए। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवाल जवाब होने लगे, मुबाहिसा खूब हुआ। मजादले की नौबत आ पहुंची, यानी खूब आपस में झड़प हुई, बहुत ज़्यादा बहस व तकरार हुई। मुजादला का मायनी बेटा होता है बहस, लड़ाई, और नौबत का मायनी बारी, यानी इससे मुराद है कि बात जो थी वो लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। सेठ जी ने घर में घुसकर कवाड़ बंद कर लिए, यानी सेठ साहब को अंदाज़ा हो रहा था हालात का, तो लिहाजा उन्होंने घर के अंदर दाखिल होकर कवाड़ बंद कर लिए, यानी दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे सेठ गांव के कई मुअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए, यानी जो गांव के मुअज़्ज़ज़ यानी बाइज़्ज़त जो लोग थे वो वहाँ पे जमा हो गए। हालात के मुताबिक दोनों फरीक यानी दोनों ग्रोहों को समझाया। समझू सेठ को भी दिलासा देकर घर से निकाला, यानी उसे तसल्ली दी और उसको घर से निकाला कि वो बाहर आ जाए, और सलाह दी यानी मशवरा दिया कि इस तरह से आपस में सर फटोल से, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करने से, आपस में एक दूसरे का सर फाड़ने से काम नहीं चलेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बेहतर ये है कि पंचायत कर लो, यानी पंचायत में जो है इस मसले को ले जाओ, तो जो कुछ भी वो पंचायत तय करे उसे मान जाओ। सेठ जी जो थे वो राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली, यानी जिम्मेदारी उन्होंने भी ले ली कि जो कुछ भी फैसला हो जाए वो उसको कबूल करेंगे। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों फरीक ने गौलबंदियां कर ली। गौलबंदियां करना यानी गिरोह बनाना, गिरोहबंदी कर ली। तीसरे दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी, यानी जिस दरख्त के नीचे वो खाला की पंचायत बैठी थी उसी दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मिस्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, यानी दोनों तरफ की सूरत हाल सामने है तो देर किस बात की। तो वो चौधरी से उन्होंने कहा कि किन किन आदमियों को पंच बिदते हो, यानी किसको पंच जो है वो मुकर्रर करते हो। तो अलगू जो था उसने मुनकसराना अंदाज में जवाब दिया। मुनकसराना यानी आजिज़ाना अंदाज में, आजिज़ी के साथ उसने जवाब दिया। जी बेटा, अब आपका सफ़ा नंबर 41 और 42, ठीक है जी। समझू सेठ ही चुन लें, यानी अलगू जो था उसने जो है वो सारी समझू सेठ पे डाल दी कि समझू सेठ जो है वो चुन लें कि किसको जो है वो मुकर्रर करना है। तो समझू सेठ जो थे वो खड़े हो गए और कड़क कर बोले, कड़क कर यानी गरजदार आवाज़ में, ज़ोरदार आवाज़ में, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। यानी उनको पता था समझू सेठ को कि शेख जुम्मन और अलगू की आपस में मुखालफत चल रही है, और जुम्मन जो है वो मौके के इंतज़ार में है कि किसी भी तरह से मौका मिले और वो अलगू से बदला ले सके। तो अलगू ने जब वो पहला नाम ही जुम्मन का जब सुना तो कलेजा धक से हो गया। कलेजा धक से होना यानी दिल खौफज़दा हो जाना। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में वो आ गए। रामधन मिस्र अलगू के दोस्त थे, तय तक पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है। यानी रामधन मिस्र जो थे वो अलगू के दोस्त भी थे, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जो सेठ साहब ने शेख जुम्मन का नाम लिया है ये उन्होंने ऐसे ही नहीं लिया। उनको अंदाज़ा है कि वो हो सकता है इनके खिलाफ फैसला दें, तो लिहाजा जो उनकी अलगू की कैफियत है कि जैसे किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो, तो उनको भी यही लगा कि यानी भरी पंचायत में अब उनकी बेइज्जती होने वाली है। तो लिहाजा जो है वो उन्होंने अलगू ने जो है उनके दोस्त रामधन मिस्र ने फिर उनको पूछा, यानी वो बात की गहराई में पहुंच गए थे, तो चौधरी से पूछा कि तुम्हें कोई उज़र तो नहीं है, यानी तुम्हें कोई मसला तो नहीं, बहाना तो नहीं, कोई जो है वो तुम्हें कोई तकलीफ़ या कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। यानी अलगू चौधरी मायूस हो गए थे, उनको अंदाज़ा हो गया कि अब जो है मेरे खिलाफ ही फैसला होगा, क्योंकि जुम्मन जो है वो अपना बदला ज़रूर लेगा। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे, मायूस से हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चिरका खाकर होशियार हो गए थे, यानी उनको पहला झटका लग चुका था, ये जो नाम तय किया था उन्होंने सरपंच के लिए, तो वो पहला चिरका खाकर यानी ज़ख़म खाकर वो पहले ही वो जो है होशियार हो गए थे। तो खूब जांच कर इंतखाब किया, जांच कर यानी परख कर गौर व फिक्र के साथ उन्होंने इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूँ कि यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गोडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े हुए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को।
यानी अब जो है वो बज़ाहिर तो उन्होंने वो 4-5 जो है वो अफराद का जो इंतखाब किया जाता है और उनमें से एक आदमी होता है जो कि आखिरकार हतमी फ़ैसला अंजाम देता है। तो इस पर जो है उन्होंने शेख जुम्मन को मुंतखब किया कि आखिरकार फ़ैसला जो है वो जुम्मन का होगा। तो रामधन मिश्र जो थे उन्होंने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़्र हो तो बोलो। यानी रामधन जो थे वो सारा अंदाज़ा लगा रहे थे कि शेख जुम्मन का नाम क्यों लिया जा रहा है। लिहाजा उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है कि शेख जुम्मन फैसला करेंगे। तो अलगू ने किस्मत ठोंक ली। किस्मत ठोंक लेना यानी हार मानना या किस्मत पर छोड़ देना। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं, मतलब मुझे कोई जो है वो इस पर उज़्र नहीं है। तो हसरतनाक लहजे में उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई उज़्र नहीं। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मतलब दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ते से जौ भर टलना भी मुझे दीन और दुनिया दोनों में ही स्याह बना देगा। अब ये वक्त जब उनको इंसाफ की कुर्सी पर बिठा दिया गया तो शेख जुम्मन को भी अंदाज़ा हुआ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यानी इस वक्त दोस्ती जो है वो एक तरफ, दुश्मनी एक तरफ, और यहाँ पे इस वक्त जब मैं बैठा हूँ तो मैंने जो भी बात करनी है वो अल्लाह ताला के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। उसमें मेरी नीयत जो है उसका बिल्कुल दखल नहीं होना चाहिए। लिहाजा हक और रास्ती यानी सच्चाई, यानी उसके मुताबिक बात करनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे जौ भर भी इससे टलना, ये बेटा मुहावरा है, जौ भर टलना यानी जौ के बराबर टलना, थोड़ा सा टलना इससे मुराद। तो कहते कि मुझे वो भी, अगर मैं इस तरह करूँगा तो मुझे दीन और दुनिया में स्याह बना देगा, यानी मुझे रुस्वा कर देगा। लिहाजा पंचायत शुरू हुई। फ्रीकैन ने अपने हालात बयान किए, जरा हुई, शहादतें गुजरी। फ्रीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला दिया। यानी सारी जो है वो सूरत हाल पंचायत में रखी गई। जो भी सवाल जवाब करने थे, जो भी एक दूसरे से जो है वो छानबीन करनी थी वो हो गई। जो साथी थे, जो मददगार थे, उन्होंने भी बहुत मामले को तूल दिया, खींचा, और आखिर में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। यानी हमने हर तरह से जो है वो गवाहियाँ भी देखी हैं, बहस कर ली है, और अब इसके बाद वाजिब यानी ज़रूरी है, लाजमी है कि तुम पूरी कीमत इसकी अदा करो। क्योंकि उसकी वजह कि जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते यानी मुतालबा ना करते, वो बिल्कुल उसको वापस लेने का के हकदार ना होते। लिहाजा रामधन मिश्र ने कहा कि कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। तावान यानी वो रकम जो जुर्माने के तौर पर बदले में दी जाती है। तो समझू चुक इसकी वजह क्या है कि समझू ने बैल को दौड़ा कर मार डाला। यानी बैल ने मरना नहीं था, लेकिन समझू ने जो बैल को दौड़ा कर मारा, तो इस वजह से जुर्माना भी इनसे लिया जाए। तो इस पर जुम्मन ने कहा कि इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मामला तो यह है कि समझू ने बैल ख़रीदा और उसकी कीमत देना थी, तो अब वो कीमत देने से इनकारी है, लिहाजा कीमत जो है वो उसकी देनी है। तो इस पर गोडर शाह जो थे उन्होंने कहा कि समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए, उनका बहुत नुकसान हुआ है और उसे अपने किए की सज़ा भी मिल चुकी है। तो इस पर जुम्मन बोला कि इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये अलगू चौधरी की भलमनसी यानी उसकी शराफत पर है, शराफत पर मुनहसर है, यानी इन्हिसार है इस पर कि ये फैसला कि वो किस तरह से जो है वो ये फैसला करते हैं। अब ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। बेटा ये आखिरी जो पैराग्राफ है आपका, उसकी तशरीह यहाँ पे मैंने लिखी है। ये आपको एक नमूने के तौर पर यहाँ मैं दे रही हूँ, ताकि आप इसको अगर पेपर में आए तो आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से आपने करनी है। सबसे पहले सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ, अफसाना, अल्फाज के मायने जो कि ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। यहाँ मैंने चूँकि पैराग्राफ नहीं लिखा तो इस तरह से जो वो पैराग्राफ ना लिखने की वजह से मैंने, चूँकि ख़त कशीदा नहीं है, मैंने ऊपर जस्ट इक़्तिबास की हेडिंग दे दी है कि कौन सा इक़्तिबास है। तो उसके बाद जो इसमें मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने सामने हैं। पंचायत कहते हैं सालसी तनाज़े या तनाज़ा रफ़ा करने के लिए जो किया जाने वाला जलसा। मसनद कहते हैं कुर्सी या तख्त को। इंसाफ यानी अदल। दुश्मन अदू, दिल साफ़ होना यानी सुलह होना, कदूरत होना, दूर हो जाना। हरा होना, ताज़ा होना, सरसब्ज़ व शादाब होना। चालों यानी साजिशों।
सियाको सबाक बेटा इसका मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने कि मुसन्निफ इस अफसाने में पंचायत की आलमगीर और आफाकी अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं कि जब कोई फ़र्द मसनद इंसाफ पर बैठ जाता है तो वो हमेशा हक़ का फ़ैसला करता है। इस सबक में मुसन्निफ ने अदल इंसाफ और हक़ व सदाकत की फजीलत को उजागर करने के लिए अलगू और जुम्मन दो दोस्तों की कहानी को बयान किया है कि अलगू ने दोस्ती की परवाह किए बगैर जुम्मन के खिलाफ खाला के हक़ में फ़ैसला किया, और वही जुम्मन जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो उसने इंसाफ से काम लेते हुए अलगू के हक़ में फ़ैसला किया, क्योंकि इंसाफ की मसनद पर बैठकर हर तरह की कराबतदारी को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। जी आगे इसकी बेटा तशरीह की गई है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मुंशी प्रेमचंद नाकदीन के मुताबिक उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। आपकी तहरीरों की बुनियाद माशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहदा पर है। आपने अपने अफसानों में मज़दूरों, किसानों और निचले तबके की ज़िंदगी के मसाइल को कामयाबी से बयान किया है। पंचायत में मुसन्निफ ने देहाती ज़िंदगी की दोस्ती और माशरे में अदल व इंसाफ की अहमियत पर रोशनी डाली है। इरशाद बारी ताला है, अदल से काम लिया करो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे करीब के लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो। इंसान गिरोही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसकी ज़रूरियात की नौयत ऐसी है कि वो तन्हा रहकर उन्हें पूरा नहीं कर सकता। इंसान के मिलजुल कर रहने के नतीजे में एक इंसान के दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ नौयत के रिश्ते तश्कील पाते हैं, जिनमें से एक नहायत अहम रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। शेख जुम्मन और अलगू आपस में दोस्त थे, लेकिन जब पंचायत में इंसाफ की बात आई तो अलगू ने दोस्ती की बजाय इंसाफ के रास्ते का इंतखाब किया, क्योंकि कुरान में है इंसाफ करो, ये तकवा के ज़्यादा करीब है। लेकिन अलगू के फैसले से दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। इत्तफाकन अलगू का एक मसला पंचायत में आ गया और शेख जुम्मन को पंच मुकर्रर किया गया। जुम्मन जैसे ही इंसाफ की कुर्सी पर बैठा तो उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और उसने भी इंसाफ का दामन ना छोड़ते हुए अलगू के हक़ में फ़ैसला किया। यूँ शेख जुम्मन का दिल अलगू की तरफ से साफ़ हो गया। इसी एहसास के तहत वो पंचायत के बाद अलगू के पास पहुंचा और अपने दिल की बात बयान करते हुए कहा कि जब से तुमने मेरे खिलाफ फ़ैसला किया था मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन हो गया था कि तुमने इतनी पुरानी दोस्ती का भी ख्याल ना किया और खाला के हक़ में फ़ैसला दे दिया। लेकिन आज जब मैं खुद इंसाफ की मसनद पर बैठा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मुनसिफ किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मुनसिफ को तो इंसाफ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो फिर अलगू उसके हक़ में उस वक्त कैसे फ़ैसला ऐसा सुना सकता था। हकीकत है कि झूठ की ज़मीन पर भी सच अपनी हकीकत मनवा कर ही रहता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो गुज़िश्ता कौमें इसीलिए बर्बाद हुईं कि वो आम लोगों को तो सज़ा दे देते थे लेकिन बारसूख अफराद को कुछ नहीं कहते थे। बेटा बाज़ चीज़ें इंसान ज़ाती तजुर्बात से ही सीखता है। जुम्मन के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वो हक़ व इंसाफ की इस्तिलाह से तो वाकिफ़ था, लेकिन एक मुनसिफ के फ़राइज़ का उसे तजुर्बा हरगिज़ ना था, इसीलिए वो अलगू का दुश्मन हो गया। लेकिन जब वो मुनसिफ के फ़राइज़ और एहसास से बज़ाते खुद वाकिफ़ हुआ तो उसने अलगू से दुश्मनी ख़त्म कर ली। दोनों के दिल साफ़ हो गए और वो पुरानी दोस्ती जो गलत फहमी की बुनियाद पर टूट गई थी उसकी तजदीद हो गई। अब उनकी दोस्ती का दरख्त धोखा और हेरा फेरी जैसी चालबाजियों पर नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हुआ था। माशरती ज़िंदगी के मामलात में अदल इंसाफ फ़ैसला कुन हैसियत रखता है। इसी हकीकत की तरफ मुंशी प्रेमचंद ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि मसनद इंसाफ पर बैठने वाले शख्स को अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन या अमीर गरीब नहीं देखना होता, बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होता है। जी बेटा आज का हमारा ये लेसन जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।